क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। सो आई एम रियली सॉरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। सो आई स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस जो आई थिंक आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो मेरा नाम डॉक्टर ज्योति यादव है। मैं 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं बिलोंग हरियाणा से करती हूँ और मुझे पंजाब लोकेट हुआ है। प्रेजेंटली आई पोस्ट एसपी हेडक्वार्टर मानसा। मानसा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था लास्ट ईयर ओनली। एंड आई स्टार्टेड माई यूपीएससी जर्नी इन 2014। आई वॉज ए प्रैक्टिस बाय साइड प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो मैंने 2-2.5 साल विद माय डेंटल प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में फिर जो कि सबको लगता है कि फुल टाइम प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने प्रैक्टिस बंद करके यूपीएससी एग्ज़ाम्स दिए थे। स्ट्रैटेजी में आप लोगों के क्वेश्चंस ही देख सकते हैं। हाँ जी, तो एक किसी ने पॉलिटी में पूछा है और आईटी। ओके, सो आई गेस मैं फर्स्ट यहीं से शुरू कर लेती हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल वाला, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर। सो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है बिकॉज यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स। एंड वहाँ पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा मेजर होता है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपना एक स्केड्यूल बनाइएगा। एंड उसमें से आपको बेस्ट, क्योंकि आप अपने वर्क को भी साइडलाइन नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बीच में आपको टाइम मिल पाता है उसमें से आप ले सकते हैं। मैं आई गेस टू मेक इट मोर streamlined, I'll start with prelims, then I'll move on to mains and then I'll move on to interview preparation, so that एक मोटा मोटा हमारे जो आज का चैट है इसका एक फॉर्मेट टाइप में बन जाए। सो यूपीएससी प्रीलिम्स का जैसे आप लोग को पता है अभी मई में आने वाला है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जिसके मार्क्स आपके कट ऑफ के लिए उसको लिया जाता है, और पेपर 2 जो है सी सेट, वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर हो चुका है। तो उसके अंदर हमारे मोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक में जैसे मेडिसिन से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट मोटे मोटे ये 6-7 उसके अंदर होते हैं। तो मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ छोटे से उसमें, विच इज़ इफ़ेक्टिव एंड विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले आपको ब्रेन ऑफ द यूपीएससी पता करना होता है पेपर्स के थ्रू। तो क्योंकि कितने भी आपके जो आपके ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपको प्रेपरेटरी क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, बट क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो ब्रेन ऑफ द यूपीएससी आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही पता चल सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प क्या किया था कि मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स, स्टार्टिंग उस टाइम पे 2013 ऑनवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैंने 13 ऑनवर्ड सारे के सारे टैबुलर फॉर्म में बना लिए थे। तो हर साल एक टॉपिक मैं आउटलाइन कर लेती थी, जैसे हिस्ट्री के अंदर फॉर इंस्टेंस जैनिज़्म का, फिर हर ईयर उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लाइकवाइज बुद्धिज़्म का, देन मिडीवल हिस्ट्री का, साइंस एंड टेक में से करंट में से किस तरीके के आए थे, या एनालिटिकल क्वेश्चंस किस तरीके के कितने आए थे, एक स्टैटिक पोर्शन से कितने आ रहे थे। ये जो मेरा चार्ट बना था इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि आई न्यू कि मेरी प्रेपरेशन किस तरफ जा रही है और किस तरीके से क्या मैं यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफिल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा था। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए।
अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको एकदम से हेल्प नहीं करेगा ये, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है एंड यू डोंट हैव मच टाइम रिमेनिंग विद यू अगर आप इस साल का पेपर दे रहे हो। और आई होप कि इस साल के पेपर देने वाले ये वाला वीडियो नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, और दूसरा ये कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम तक पूरी हो जानी चाहिए थी। तो जो मैं बता रही हूँ ये नेक्स्ट ईयर वालों के लिए रहेगा। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, उसके बाद में फिर आप अपना जो बुक्स उठाते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद अगर आप उन बुक्स को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए और कहाँ पे आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज टाइप में भी हेल्प कर जाएगा। तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद में जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, आपकी बुक्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब आप जो इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर्स लगाते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेंगे। सेकेंडली, अब मैं क्योंकि मोटा मोटा अभी आप लोग के साथ कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोग के देखूंगी। तो मेंस के लिए भी ऐसे ही आप करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, आप एक चार्ट टाइप में बना लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट ऑल टॉपिक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट टू द यूपीएससी इन पास्ट ईयर्स। उसके बाद में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। आप कभी भी ये तो नहीं कर सकते कि आप 100% यू कैन गेज द माइंड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर्स, बट देन एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि पास्ट ईयर्स में these have been the important टॉपिक्स, एंड इसके बाद में मैं मेरा जो प्रेपरेशन इस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए। तो मेंस में भी आप इस तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका थोड़ा जो आउटलुक होता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसका तो देयर इज़ नो डाउट एंड कोई दो राय नहीं है कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग का उतना हेल्प करता है। उसके बाद में वाइल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कह दूँ कि प्रेपरेशन नहीं करके आप सीधा रॉ फॉर्मेट में आप चले जाए जैसे आप हैं, उस तरीके से आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आप उसी रॉ फॉर्म को जो जैसे आप हैं उसको आप थोड़ा सा पॉलिशिंग करके जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंडिडेट्स। तो जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको इवन आपके मेंस में हेल्प करता है कि यूपीएससी इज़ नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु कैन पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स ओनली। आप प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया तो रखिए कि आपको अपने जो आसपास आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग उनको चाहिए। तो जब आप प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, क्या आप उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो आपका एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन आपका वहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपकी जो रॉ पर्सनालिटी है, जैसे आप हैं, ऑनेस्टली उन चीज़ों को आप रखिए, लेकिन कभी भी आप उस तरीके से क्रिटिसाइजिंग फॉर्म में मत रहिए कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे या आप सोल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। तो वो चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करती है, वो चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। उसके बाद में आई कैन टेक पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जैसे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए आप पूछ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे ऐसे लगता है कि होली ग्रेल जो होता है इकोनॉमिक्स के लिए, वन इज़ इकोनॉमिक सर्वे, सेकेंड इज़ बजट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ से आपको गवर्नमेंट का माइंड पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरफ जा रही हैं एंड गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्योंकि यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, आप उसी गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे ज़्यादा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको क्या हेल्प करता है कि पास्ट ईयर में जो पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है उसका रिजल्ट कैसा आया है, एक तो वो पार्ट होता है उसके अंदर। तो उसका एनालिसिस करके देते हैं वो कि अगर उन्होंने चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई पॉलिसी शुरू करी थी, उसका रिजल्ट कैसा रहा है और क्या उसमें आउटलुक था, व्हाट एग्जैक्टली वर दे लुकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली डिड दे वांट।
उसमें। तो एक तो उसका एनालिसिस आ जाता है, दूसरा उसके अंदर बहुत सारा डेटा आ जाता है। डेटा किस चीज़ से हेल्प करता है कि उन्होंने कितना उसमें रिजल्ट, मतलब इफेक्टिविटी आपको पॉलिसी डिसीजंस का दिखाई देता है। तो वो आप उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा होता है बजट। बजट आपको फ्यूचर ऑफ मतलब फ्यूचर आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे पास्ट ईयर पॉलिसीज एंड बजट नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री पॉलिसी स्पेशली वो आपको पता चल जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आई डोंट नो अभी कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, बट मेरे टाइम में मैंने मृणाल के वीडियोस से अपना बेसिक ऑफ ये इकोनॉमिक्स किया था। मैंने सारे के सारे उनके लेक्चर्स देख करके नोट्स बनाए थे। दोज वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। मैं क्या करती थी कि मेरे नोट्स, मृणाल वाले नोट्स मैंने बना रखे थे बेसिक के। उसके बाद आई यूज टू ऐड फ्रॉम द करंट एंड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे विद एवरी सब्सिक्वेंट ईयर्स। मैं उसको हाईलाइट करके जो भी चीज़ें होता था या तो कट करके या फिर उसी के अंदर ऐड कर लेती थी। तो मेरे इकोनॉमिक के सर्वे नोट्स जो है इस तरीके से बने हुए थे। सो आई नेवर फॉलोड एनी बुक फॉर इकोनॉमिक्स एज सच। तो मुझे तो यही लगता है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें कोई बुक एज सच हेल्प नहीं कर सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर लगता है कि आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। लेकिन एक बेसिक जो आपका बेस वाला सा जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए आपको एक तो चीज़ चाहिए होती है। मेरे लिए वो मृणाल के लेक्चर्स थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके उतने रेलेवेंट है कि नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये वाले आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा काफ़ी कॉमन एक क्वेश्चन आ रहा है, ये हिंदी मीडियम का आ रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे हिंदी मीडियम का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। लेकिन आई एम श्योर कि हिंदी का न्यूज़पेपर अगर कोई अच्छा होता है, देखिए बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल न्यूज़ अगर कवर करता है, आपको एनालिसिस नहीं दे रहा है कोई भी न्यूज़पेपर, तो वो आपको उतना मदद नहीं करेगा। तो अगर हिंदी में कोई सब्सक्रिप्शन आता है या इंडियन एक्सप्रेस का आता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैंने पंजाब केसरी पढ़ा हुआ है, जगबानी पंजाबी में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं कवर करते वो लोग। तो वो न्यूज़पेपर का तो मुझे नहीं पता है। बाकी आई थिंक जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे हिंदी में अवेलेबल हैं और बुक्स भी हिंदी में आती हैं, तो वो सारी की सारी आपको मदद करेंगी। तीसरा आपका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ कि आई हैव टेकन ऑल 6 अटेम्प्ट्स। मेरा ये आईपीएस में 5th अटेम्प्ट था और 6th मैंने दिया था। मेरा 4 बार सिलेक्शन मेरा यूपीएससी के उसमें नाम आया था। मैंने 5th वाले में जॉइन कर लिया था। 6th वाले में मुझे सर्विस एलोकेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ओनली आईएएस के लिए एग्ज़ाम दिया था। आई हैड ऑलरेडी गॉट एन आईपीएस, तो फिर मैंने कोई और सर्विस के लिए नहीं डाला था। तो मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने ये वाला बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम दिया यूपीएससी प्रेपरेशन के अंदर। तो मोटिवेशनल, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए फर्स्ट थिंग आप कर सकते हैं, जो कि आई डोंट नो कि कितने सारे लोग मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, बट जो पॉजिटिव 10 मिनट का आई थिंक एक अच्छा सा एक वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे, जिसमें कि आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप का सा कुछ मिल जाए, जिसमें आप अपने आप को बता सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग दैट आई एम स्ट्राइविंग फॉर, मैं ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। आप उसको मेंटल इमेज एक बना लीजिए। मैं अपने आप को एक मतलब एक साड़ी पहने हुए पीछे मेरे एम्ब्लेम का फ़ोटो इस तरीके से मैं पिक्चराइज करती होती थी कि आई कुड सी माई सेल्फ बींग देयर। बस मुझे इतना पता था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये सपना सच हो जाएगा। बाकी आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि मैंने फेलियर और वो दोनों चीज़ें देखा है। इस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम फेलियर देखा था, तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट यही चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप यू फॉल 7 टाइम्स बट यू गेट अप 8 टाइम्स। तो आप अपने आप को रोज़ सुबह उठते हैं तो यू टेल योर सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड वाई यू आर स्टार्टिंग दिस
दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये चीज़ वाई जब आपका क्लियर हो जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैं अपने क्योंकि मैं अभी सर्व कर रही हूँ, मानसा ज़िले के अंदर हूँ, तो आई थिंक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है बताना कि हाउ लाइफ इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। तो जब हमारे हाथ में मतलब मैं सिटिंग ऑन दिस चेयर इसको एक अचीवमेंट की तरीके से नहीं देखती हूँ। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जब तक मैं इस चेयर पे बैठी हूँ तब तक